तो ये तस्वीरें आप इंडिया गेट के पास की देख रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल धरने पर बैठी हैं प्रियंका गांधी। छात्रों पर जो कल कार्रवाई हुई है उसका अब विरोध करती हुई प्रियंका गांधी यहां पर उतरी हैं। इससे पहले हालांकि उन्होंने बयानों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से इस बात को लेकर गुस्सा जरूर दिखाया, लेकिन अब वो धरने पर बैठी हैं। हालांकि इस धरने की जानकारी पुलिस को नहीं थी। ये जानकारी मिल रही कि 2 घंटे प्रियंका गांधी यहां पर बैठेंगी इंडिया गेट के सामने और यहां विरोध अपना दर्ज कराएंगी। उनके साथ कई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं और धीरे धीरे ये संख्या देखिए बढ़ती भी जा रही है। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपने देखी होंगी, प्रियंका गांधी और गिनती से 10-15 उनके जो साथ के लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो वहां मौजूद थे। अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ भी रही है, लोग वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि ये जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं थी और ये बताया जा रहा है कि ये तय ऐसा कोई कार्यक्रम प्रियंका गांधी का नहीं था धरने पर बैठने का। लेकिन वहां वो जब पहुंची, दरअसल पत्रकारों को संबोधित करने के लिए वो वहां पहुंची थी, लेकिन वहां जब वो पहुंची हैं तो धरने पर बैठ गई। उसके बाद उनके साथ और लोग भी अब इकट्ठा हो रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के वहां पहुंच रहे हैं और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 घंटे तक प्रियंका गांधी ऐसे ही वहां बैठी रहेंगी। उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। इंडिया गेट के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 घंटे तक धरने पर प्रियंका गांधी बैठेंगी। कल जो घटना जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में घटी है, जिसको लेकर छात्र और पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पुलिस बिना इजाजत कैंपस के अंदर दाखिल होती है और वहां पर उनके साथ मारपीट हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि अंदर कैंपस से पत्थरबाजी हो रही थी, उसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए पुलिस को तो धरने की जानकारी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अन्य हैं उन्हें क्या पता था धरने के बारे में? देखिए, एक स्पेशल ब्रीफिंग के लिए जो है एक मैसेज आया था एआईसीसी से कि स्पेशल ब्रीफिंग होनी है और पहले ही बताया जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो ब्रीफिंग करेंगी। सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुरजेवाला पहुंचे वहां पर और उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोली कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है इस वक्त सॉलिडारिटी के लिए इंडिया गेट जा रही हैं। वहां पे जो है शांतिपूर्वक 2 घंटे के लिए, यानी कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक जो है यहाँ पे पहुंचेंगी और जितने भी यहाँ पे इस वक्त पदाधिकारी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग जो है साथ में यहाँ पे होंगे। और जब हमने पूछा कि कितने बजे से बैठेंगे तो उनका ये कहना था कि वो बैठ चुके, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी कि इस तरीके से प्रियंका गांधी इस ऐसे प्रोटेस्ट के लिए, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बैठने वाली है। हालांकि जो इनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, बड़े लीडर्स भी जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। प्रियंका गांधी पहले से ही अंदर बैठी हुई थी और किसी भी कार्यकर्ता को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है खोला गया और अब जो है यहाँ पे सब बैठे हैं आराम से, शांतिपूर्वक। किसी तरीके की नारेबाजी फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रही है। अहमद पटेल, अंबिका सोनी, AK एंटनी जैसे जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। 2 घंटे तक ये लगातार ऐसे बैठेंगे। 6 बजे तक जो है यहाँ पे इनका एक शांतिपूर्ण जो है धरना है वो रहेगा। बेसिकली ये सीधे तौर पर एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ जो है दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है, उनको एक जो है सॉलिडारिटी दिखाने के लिए यहाँ पे जो है लोग पहुंचे हैं। और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त नहीं है क्योंकि अचानक इस प्रोटेस्ट को जो है कॉल किया गया है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं। और पुलिस ने पूरी चारों तरफ से जो है इस इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है, तो बहुत ज्यादा लोग अंदर आ जा नहीं पा रहे हैं। जो भी नेता जो हैं उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता उनको आने दिया जा रहा है और जो आम शहरी जो नॉर्मली घूमने आते हैं उनको भी यहाँ बंद किया गया आने के लिए। तो फिलहाल जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए, प्रियंका गांधी को जो है वो बीजेपी पर हमला कर रही है और बीजेपी इस पर किस तरीके से पलटवार कर रही है वो सुन लेते हैं। बंधुगण, स्टूडेंट्स के कंधे पर बंदूक रख के जिस प्रकार से उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दरकिनार करते हुए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने की साजिश कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो हम कल से दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं। आज लखनऊ में भी हमने देखा, कुछ दूसरी जगहों पर भी हमने देखा है। ये स्टूडेंट्स पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं। दे नो दैट एज फार एज CAB इज कंसर्न, जहां तक CAB और उसके पश्चात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विषय है, इस एक्ट में किसी भी हिंदुस्तान नागरिक का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी जाति, किसी भी जनजाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका कोई अधिकार का हनन नहीं होता है। उसके किसी राइट या प्रिविलेज को यह सरकार नहीं छीनती है। ये सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, इतना तो वो समझते हैं, मगर इन स्टूडेंट को भड़का कौन रहा है? इन स्टूडेंट को एक राजनीतिक
मोहरे के रूप में इस्तेमाल कौन करना चाहता है? स्वाभाविक है, वी ऑल नो द आंसर. देयर आर पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री who are trying to instigate the students of this country for their own petty political benefits. भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं. जब इस प्रकार के बगावती तेवर हमने कुछ वर्षों पहले जेएनयू में सुने थे, तो जेएनयू में स्वयं राहुल गांधी गए थे. इस प्रकार के बगावती स्लोगनियरिंग का सपोर्ट करने के लिए खुद राहुल गांधी गए थे, करात साहब गए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सीताराम येचुरी गए थे, ये डी राजा गए थे. ये सारे लोग वहां मौजूद थे. जिन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये सारे लोग उस समय जेएनयू में भी मौजूद थे. और आज उसी प्रकार से भारत के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भारत में नफरत फैलाने का काम पुनः ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है. एक और सवाल हम पूछना चाहते हैं. शनिवार को, सैटरडे को राहुल गांधी जी ने रैली किया था. लोग कह रहे हैं वो फिर से लॉन्च होना चाहते हैं, वो कोई रीलॉन्चिंग रैली थी उनकी. ऐसा क्यों है कि शनिवार को राहुल गांधी पुनः लॉन्च होने की कोशिश करते हैं, उनको लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, और रविवार से ही देश में आर्जनी लॉन्च हो जाता है, रविवार से ही देश में नफरत शुरू हो जाती है. तो बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जिस तरीके से यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे थे कि विपक्ष जो है वो दरअसल भ्रम फैलाता हुआ नजर आ रहा है, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं. देखिए, सरकार ने संविधान पे हमला किया है, बच्चों पे हमला किया है, विश्वविद्यालय के अंदर घुस के हमला किया है. तो हम संविधान के लिए लड़ेंगे. हमने बार बार कहा है, इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे. और इधर नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है प्रधानमंत्री ने. ट्वीट में उन्होंने लिखा है, बहस, चर्चा और विरोध लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और आम जनजीवन को बिगाड़ना इसकी सोच नहीं है. पीएम के मुताबिक दोनों सदनों में बड़े समर्थन के साथ बिल को पास किया गया है. तो प्रधानमंत्री लगातार अपने इस ट्वीट के जरिए ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए, विरोध करना आपके हक में शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप मौजूदा संसाधनों का दुरुपयोग करो, और अगर ऐसा किया जाता है तो उन पर कार्रवाई तय है. साथ ही उन्होंने कहा, जहां तक बिल की बात है तो बिल में बहुमत के साथ दोनों सदनों में बिल को पास कराया गया है. जामिया की हिंसा के मामले पर दिल्ली पुलिस ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया. दिल्ली पुलिस पर आग लगाने का आरोप लगा था. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच करने की भी बात कही. आखिर कैसे हुई जामिया हिंसा और पत्थरबाजी, आगजनी? हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता और डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा हैं. सर, विस्तार से जानना चाहेंगे कि कैसे जो प्रदर्शन था वो इतना उग्र हो गया कि पत्थरबाजी, आगजनी तक हो गई और कई लोग घायल हो गए इसमें? ये जो प्रोटेस्ट था ये फ्राइडे से चल रहा था, और फ्राइडे भी धक्का मुक्की इनके साथ हुई थी स्टूडेंट्स के साथ, और मीनवाइल सैटरडे प्रोटेस्ट हुआ. पुलिस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट यूज़ किया. संडे में 2 बजे से प्रोटेस्ट इन्होंने शुरू किया है, 4 बजे तक इनका नॉर्मल प्रोटेस्ट चला है. उसके बाद एकदम से इन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया. ये बेसिकली सराय जुलाना, अगर एरिया आप थोड़ी नॉलेज है जी, तो वहाँ तक पहुँचे हैं. उसके बाद एकदम से ये माता मंदिर मार्ग में पहुँच गए हैं, वो NFC की इंपॉर्टेंट रोड है. वहाँ जाके इन्होंने बसेस को आग वगैरह लगानी शुरू की. एकदम से हमें पैनिक कॉल्स आनी शुरू हो गई. वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो पैनिक कर गए, और मीनवाइल फिर उन्हीं को हमने पुश करने के लिए माइल्ड फोर्स यूज़ करके उनको वहाँ से हटाया. सर, एक आरोप ये लग रहे थे कि सर पुलिस जो है वो अंदर जामिया यूनिवर्सिटी में चली गई. इस पे आपका क्या ये मैं वही बताना चाहूँगा कि जो जामिया यूनिवर्सिटी है वो एक यूनिफाइड कैंपस नहीं है. वो मेन रोड है जो जामिया को जाती है, जामिया एरिया को जाती है रोड, उसके दोनों साइड इनके कैंपस हैं. और जब ये वहाँ से हमने इनको पुश किया है, और रास्ते में होली फैमिली हॉस्पिटल है वहाँ इन्होंने पत्थरबाजी की है. उसके बाद जब जामिया कैंपस के तरफ आए हैं तो दोनों साइड से हैवी स्टोन पेल्टिंग हुई है. उसी में जो हमारे रॉडीज थे जो उस तरफ भागे हैं, उनको कुछ को चेज करके पुलिस ने पीछे से पकड़ के और अंदर से लेकर आए. सर, अफवाहें जो हैं उसने काफी बल दिया हिंसा को. सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई तरह के ऐसे मैसेज वायरल हुए हैं जिससे जो हिंसा भड़की है कि लोगों की मौत हो गई है या बस में दिल्ली पुलिस ने आग लगा दी है. नहीं, बिल्कुल ऐसे कुछ मैसेज हैं, कुछ वायरल हुए हैं. उस पर हमने मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उस पर लीगल एक्शन भी लेंगे, और काफ़ी हमने अब क्लैरिफाई भी किए हैं. वो हम आपके माध्यम से आपको भी कहना चाहेंगे, कुछ भी ऐसा अगर आता है तो पब्लिक को भी हम कहेंगे बिल्कुल रूमर्स पे मत जाएं, पहले वेरीफाई कर लें.
हमारे जो जितने भी सोर्सेज हैं उनसे वेरीफाई कर लें, मीडिया से वेरीफाई कर लें। आपको भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो घबराएं मत और किसी बहकावे में मत आवें और र्यूमर्स में मत जाएं। सर किस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया सर पत्थरबाजी आगजनी के लिए? ये इन्होंने बेसिकली बल्ब, ट्यूबलाइट्स और बॉटल्स वगैरह का यूज़ किया है। बॉटल्स में पेट्रोल वगैरह भी यूज़ किया है और मेन तो इन्होंने जो स्टोन पेल्टिंग है वो बहुत हैवी की। कितने पुलिस पर्सन और जो प्रदर्शनकारी हैं वो इसमें घायल हुए हैं सर? किस तरह के हालात हैं? 30 से के आसपास पुलिस पर्सनल घायल हुए हैं और जिसमें से एक अभी थोड़ा सीरियस है आईसीयू में, और हमारे 2 SHOs हैं उनको फ्रैक्चर हुआ है और ACP DCP रैंक के ऑफिसर्स को भी चोटें आई हैं। और इसके अलावा जो है 39 जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी एमएलसी। सर 2 आखिरी सवाल सर, एक तो सर इसमें कोई लोकल नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन? अभी पूरे एपिसोड की पूरा जो घटना हुई है इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रहा है और मैं वही कहना चाहूंगा जिसका भी दोष पाया जाएगा उसको नहीं बख्शा। जामिया प्रशासन ने बोला है सर कि 700 से ज्यादा है जो फेक आई कार्ड मिले हैं, मैंने ऐसे लोग जो स्टूडेंट नहीं थे वहां रह रहे थे, वो अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे मनदीप सिंह रंधावा जिनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, FIR दर्ज हो गई है, क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर हो गया है, जो फेक आई कार्ड मिले हैं उसकी जांच की जा रही है और लोग बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान न दें। जो छात्र हैं वो यह ना सोचे कि वो असुरक्षित हैं, लेकिन जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस बीच यहां पर बड़ी खबर यह कि जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई हैं। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव भी प्रियंका गांधी के साथ धरने पर बैठी हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश का युवा सरकार के सामने झुकने वाला नहीं है। तो लगातार कल हुई जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा के बाद राजनीति एक तरफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा की खबरों को लेकर अलग अलग तरह से हर कोई अपनी बात को रख रहा है। पुलिस ये कह रही है कि पहले पत्थरबाजी का सिलसिला छात्रों की तरफ से हुआ, वहीं छात्र कह रहे हैं कि कैंपस में दाखिल होकर, लाइब्रेरी में दाखिल होकर ऐसी कोई जगह पुलिस ने नहीं छोड़ी जहां पर छात्रों के साथ मारपीट ना की गई हो। ऐसे में ये बड़ी तस्वीर, राजनीति की ये बड़ी तस्वीर, आज की सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने। प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं इंडिया गेट। पहले से तय उनका कार्यक्रम नहीं था, अचानक से वो दलबल के साथ यहां पर पहुंची। सांकेतिक तौर पर धरना देती हुई साथ उनके तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नजर आ रहे हैं। उनके बगल में बैठे हुए हैं AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, साथ ही सुष्मिता देव भी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट है और सब धरने पे बैठे हैं इंडिया गेट पे। ये जो पुलिस ने कल लाठी चार्ज किया है दिल्ली जामिया के स्टूडेंट्स पे, लाइब्रेरी में, बाथरूम में, टॉयलेट में घुस के मारा है और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बगैर ऐसा किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस में जब कभी भी पुलिस को घुसना होता है उसमें अनुमति चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की, वाइस चांसलर की रिटर्न परमिशन चाहिए। यहाँ कोई ऐसी परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को नहीं दी गई और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति के बगैर पुलिस घुसी और कैंपस में जाकर, बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर और लाइब्रेरी में जाकर लड़के और लड़कियों को पीटा है। पूरा देश इसकी निंदा करता है और यही कारण के हम लोग सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ अनुराग ढांडा इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का ये स्टैंड सही हो सकता है, लेकिन जिस तरह का टेंस माहौल इस वक्त है दिल्ली समेत आसपास के हिस्सों में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का, उनकी महासचिव का इंडिया गेट पर धरने पर इस तरह से बैठ जाना, देश में क्या मैसेज जाएगा मौजूदा हालात को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत वक्त बाद इस तरीके की तस्वीर इंडिया गेट पर है। मैं पहले आपको यहाँ का दृश्य दिखा दूँ, उसके बाद जिस मुद्दे पर आपने बात की उस पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है, सैकड़ों की तादाद अब हो गई है इनके समर्थकों की जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मुद्दा आपने कहा कि कितना सही होगा ये इस वक्त पर जब टेंस माहौल चल रहा है, इस वक्त प्रियंका गांधी का ये फैसला लेना कि वो इस तरीके से आएंगे, बिना परमिशन इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे, कितना सही आपको लगता है जब पूरे देश में माहौल गड़बड़ है? नहीं, सही है, चूंकि संविधान खतरे में है तो प्रियंका गांधी जी कैसे बैठ सकती है? ये उनका दायित्व है और अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। तो आपको लगता है कि ये समय सही है जब पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस तरीके से माहौल ख़राब है? आपको लगता है कि और ज़्यादा भड़काऊ तरीका नहीं है ये प्रियंका गांधी का? नहीं, बिल्कुल भड़काऊ तरीका नहीं है। जब संविधान खतरे में है तो
देश के सभी नेताओं को बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पे विरोध करना चाहिए इसका। पूरा संविधान खतरे में देश का। और यहाँ कार्यकर्ता कन्विंस नजर आ रहे हैं इस बात से। आप लोग भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। आपको लगता है ये तरीका सही है? कोई अनुमति नहीं है? किस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहले से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दी गई? अब क्या तरीका देने का है? जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून लेकर आ रही है और कानून पार्लियामेंट से छुपाया जा रहा है, उसको अपने तरीके से लेकर आ रही है, तो गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया है। अभी तो बहुत सारे कम लोग हैं, ये अभी तो चंद कॉलेजों के अंदर जो बेदार लोग हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सड़क पर आने की जरूरत है। जिस तरीके से तानाशाही वाली ये सरकार चल रही है, जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरीके पुलिस के साथ फिलहाल जो माहौल चल रहा है, हम यही बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि उसमें ये तरीका कि सब सड़कों पर आ जाएं बिना इन्फॉर्मेशन के, यहाँ आकर प्रियंका गांधी का बैठ जाना? मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार किसान, गरीब, बेरोजगार नौजवान, ठीक है, वो आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर और इन मुद्दों को भटकाने के लिए इनका कहना है। और तमाम लोग भी आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी सियासत को आगे ले जाने की तैयारी की हुई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक अगले 4 महीने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ में चुनावी रैली में अमित शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर का मुद्दा लटकाने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर में फैसला देर से देने की मांग की थी ताकि मामला लटक सके, लेकिन फैसला आने के बाद अगले 4 महीने में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया। 100 सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर। बलोचिस्तान में बेनकाब हुई पाकिस्तान की साजिश। बलोचिस्तान मांग रहा है पाकिस्तान से आजादी। गुलाम इमरान का बलोच कांड। और ये तस्वीर पाकिस्तान की साजिश की स्याह हकीकत बताने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तान के गुलाम प्रधानमंत्री इमरान खान अपने आका शी जिनपिंग के इशारे पर बलूचिस्तान की आवाम पर जुल्म ढहा रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से निकलकर बाहर आई है। नीले रंग के सूट में अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर खड़ी ये पाकिस्तान की महिला पुलिसकर्मी हैं। और इन दोनों पुलिसकर्मियों के बीच खड़ी 4 महिलाएं बलूचिस्तान की रहने वाली हैं। और इस तस्वीर का सबसे हैरत अंगेज कर देने वाला पहलू है इनके सामने बड़े हथियार। दरअसल पाकिस्तान की सेना और उसके सियासतदानों का सच खोलती यही वो साजिश है जिसके तहत वो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मदद करने के आरोप में आम बलूच महिलाओं और नाबालिगों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। इस तस्वीर में नजर आ रही महिलाओं के नाम सकीना, सईदा, हमीदा और नेजल हैं। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि उसने इनके घरों पर छापा मारकर वहां से इनके सामने पड़े हथियारों को बरामद किया। फिलहाल ये चारों बलूच महिलाएं बलूच विद्रोहियों की मदद के आरोप में जेल में बंद हैं। आइए अब आपको इस खबर के पीछे की साजिश की पूरी हकीकत बताते हैं। दरअसल 25 नवंबर को सकीना और सईदा को सेना ने अगवा किया। फिर उसके बाद 29 नवंबर को हमीदा और नेजल को पाकिस्तानी सेना ने उनके घरों से अगवा किया। उसके बाद उनके घरों में हथियार प्लांट कर उन्हें बलूच विद्रोहियों की मदद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान की पुलिस इन चारों महिलाओं पर इस बात का दबाव बना रही है कि वो अपने पतियों के खिलाफ गवाही दें। इन चारों बलूच महिलाओं के पति BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोही हैं, जिन्होंने सालों से पाकिस्तान के निजाम के जुल्म सितम से तंग आकर बलूचिस्तान में आजादी की जंग छेड़ रखी है।
सिर्फ इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आवाम को डराने के मकसद से पाकिस्तानी सेना और पुलिस मिलकर बलूच विद्रोहियों के परिवार वालों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं और अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो बलूच विद्रोहियों के परिवार की महिलाओं के साथ साथ उनके नाबालिग बच्चों को भी अपनी साजिश के तहत आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच भी न्यूज़ 18 इंडिया को खास तौर पर भेजे अपने एक इंटरव्यू में कर चुके हैं। पाकिस्तान is deaf and dumb. They do not care about their people, and Pakistan is a rogue state, as the world knows. ये डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच हैं, पेशे से एक डॉक्टर, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का जुल्म सितम देखकर बंदूक क्या थामी, वो सिलसिला आज तक जारी है। डॉक्टर बलोच बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रही बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के चीफ भी हैं और डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में किस तरह बलोच आवाम पर जुल्म सितम कर रही है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। The Pakistani army is conducting her operations on daily basis. They are kidnapping the Baloch people, they are burning the village, and they also kill and dump. It is the routine policy of Pakistan Army and its rogue military intelligence and ISI, that's the International Terrorist Organization. We appeal to the whole civilized world, the world powers, the United Nations, and the human rights organizations to stop the Pakistan. को बता दें कि ये सब पाकिस्तान का गुलाम निजाम अपने आका चीन के इशारे पर कर रहा है। दरअसल चीन ने CPEC के नाम पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में काफी निवेश किया हुआ है और उसकी CPEC परियोजना का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से ही होकर गुजरता है, लेकिन बलूचिस्तान में चीन की CPEC परियोजना का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। लिहाजा बलूच विद्रोहियों को डराने और उनकी आज़ादी की मांग को दबाने के मकसद से ही चीन के इशारे पर पाकिस्तानी सरकार ने इस साजिश का ताना बाना बुना है। बलूचिस्तान के एक ओर समंदर है तो दूसरी ओर बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है, लेकिन ये इलाका पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी खास अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ खनिजों के भंडार भरे पड़े हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अपना गुलाम बना चुका चीन इस इलाके को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान के बाहर यूरोप के कई मुल्कों में भी आजाद बलूचिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है। पाकिस्तान से बाहर रह रहे बलोच लोगों की जुबान पर एक ही नारा है और वो है आजादी। 7 समंदर पार हुआ पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ जर्मनी में खुलेआम लगे नारे। पाकिस्तान 7 समंदर पार खुली पाकिस्तान की पोल। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें जरा गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों में आपको कुछ पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। ये पोस्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करता वो सच है जिसे पूरी दुनिया ने देखा। हाथों में झंडे, जुबान पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे, बलूचिस्तान की आजादी के लिए उठ रही बुलंद आवाज, हाथों में पोस्टर्स और उन पोस्टर्स पर पाकिस्तान की शर्मनाक करतूतों की कहानी। हो सकता है आपको इनके कुछ अल्फाज समझ न आ रहे हों, हो सकता है आपको इन नारों में सिर्फ एक शब्द पाकिस्तान समझ आ रहा हो, लेकिन ये जिस अत्याचार, जिस हैवानियत, जिस क्रूरता का यहाँ विरोध कर रहे हैं
उसका वास्ता उस पाकिस्तान से है जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के जाल बुनना बंद नहीं करता। पीले पोस्टर पर लिखी इस इबारत को जरा गौर से पढ़िएगा। बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। और अब इन बुलंद नारों को भी सुन लीजिए। बलूच वांट फ्रीडम, बलूच आजादी चाहते हैं, बलूचिस्तान को आजाद करो। फ्रीडम, फ्रीडम। जर्मनी के हैनोवर शहर में हुआ ये प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ था और वजह थी 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में पाकिस्तान के किए परमाणु परीक्षणों और उसके बाद वहां रखे परमाणु हथियारों के खिलाफ। पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को बैन करने की मांग फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट नाम की संस्था ने पूरी दुनिया के सामने रखी। बलोच कार्यकर्ताओं के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया था और बस तभी से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI बलूच समुदाय के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। Pakistan has occupied the Baloch lands on 27 March 1948, and since then, Baloch people are suffering from a complete genocide and suffering from various atrocities. We are here to inform everybody around the world that there are some people, there are some humans in the corner of the world who are called Baloch, who are suffering from a complete genocide, who are suffering from various atrocities. Pakistan has stepped into the boundaries of inhumanity. Pakistan is killing our people. AHRC यानी एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक लोगों को जबरन लापता किए जाने के मामले में पाकिस्तान सबसे कुख्यात है। एक अनुमान के मुताबिक 2001 से 2016 तक पाकिस्तान में 20,000 लोग जबरन लापता किए गए। सिर्फ बलूचिस्तान से ही 14,000 लोग लापता हुए थे। AHRC के मुताबिक पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को काबू में रखने के लिए उन्हें अगवा कर बेमियादी हिरासत में रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। पाकिस्तान ने 28 मई 2019 को अपने परमाणु परीक्षण की 21वीं जयंती मनाई। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान प्रांत के चागी इलाके में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोगों के मुताबिक 1998 में हुए परमाणु परीक्षणों के बाद बलूचिस्तान के उस इलाके में रहने वाले लोगों को लाइलाज बीमारियां हो गईं और पाकिस्तान सरकार ने 21 साल बाद भी उस इलाके के लोगों की दुश्वारियों पर अपनी आंखें मूंदी हुई हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने देश के अलग अलग 9 ठिकानों पर अपने परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं और इन्हीं 9 जगहों में से 2 जगह बलूचिस्तान में भी हैं, जिन्हें बलूचिस्तान से हटाने की मांग फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के लोग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के खुजदार में एक अंडरग्राउंड परमाणु हथियारों का गोदाम बनाया हुआ है और खुजदार सैन्य ठिकाना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए सबसे सुरक्षित सेंटर्स में से एक माना जाता है। माना जाता है कि पाकिस्तान सेना के इस सैनिक ठिकाने में 46 परमाणु हथियारों को संभाल कर रखा जा सकता है। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट इस परमाणु हथियारों के गोदाम को बलूचिस्तान से हटवाने की मांग कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कुछ भी मानने और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के सोन मियानी इलाके में पाकिस्तानी सेना का दूसरा परमाणु हथियारों का गोदाम है। सोन मियानी में बच्चे तमाम बीमारियों की गिरफ्त में हैं। इतना ही नहीं, खुजदार और सोन मियानी में रहने वाले लोगों में कैंसर जैसी बीमारी बहुत आम हो चली है। बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच आवाम के सब्र का बांध टूट चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी बलोच मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं।